यस। सो कल हम ये थियरी डिस्कस कर रहे थे, ओके आधी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने नेचर वो डिस्कस कर लिया कि भाई वो पर्टिकुलरली कलरलेस होते हैं, लेकिन क्लोरीन और पर्टिकुलरली ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके वो सनलाइट की कांटेक्ट में आकर कलर शो करते हैं, वो हमने देखा था, वो उसके नेचर में आता है। ओके देन हमने वो भी देखा था कि मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, मतलब वो वॉलेटाइल होते हैं और इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी वॉलेटाइल होते हैं, तो हम अगर स्मेल करें तो स्वीट स्मेल आती है। ओके तो वो सब हमने देखा था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट में हमने बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर ली थी, मेल्टिंग पॉइंट बाकी है। ओके बॉइलिंग पॉइंट्स की हमने बात कर ली थी। हमने देखा था कि हर बार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही है, भले कार्बन कंपाउंड मतलब जो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन है वो बढ़े या फिर हमारा एक्सचेंज कौन हो, हेलोजन एक्सचेंज हो, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, वो अगर हम चेंज करें यहाँ पर सपोज 3 कार्बन और फ्लोरीन, 3 कार्बन क्लोरीन, 3 कार्बन ब्रोमीन, 3 कार्बन आयोडीन, वैसे है तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आगे बढ़ते जाए तो आयोडीन तक जाए तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इसलिए। अगर वो चेंज ना करे, वो सेम रखे, सबको सबके साथ सपोज क्लोरीन लगा दे, तो से 3 कार्बन के साथ 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन सबके साथ अगर हम क्लोरीन लगाते जाए तो भी जो सबसे ज्यादा कार्बन है उसी में हमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अगेन रीजन क्या था, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। डन। एक जगह पे कम हो रहा था, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। कहां पे कम हो रहा था याद है, ओके जहां पर हमारे कंपाउंड्स आते थे जिसमें मतलब आइसोमर्स आते थे, ओके मतलब से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम डिस्कस करिए है ना, तो जहां पर सपोज 1 डिग्री है, ओके तो 1 डिग्री वो भी हमने डिस्कस किया ही था कि सपोज 1 डिग्री है तो वो 4 कार्बन वाला सपोज ब्यूटेन है, ओके सो ब्यूटाइल क्लोराइड है सपोज, सो ब्यूटाइल क्लोराइड है, 4 ब्यूटाइल क्लोराइड है, लेकिन वो कौन सा है, प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ओके फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है। ओके मतलब वो ड्रॉ करेंगे हम तो पता चलेगा। सो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर प्राइमरी होगा तो वो जो क्लोरीन है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अगर सेकेंडरी है तो जो हमारा हेलोजन है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और अगर टर्शरी है तो हमारा हेलोजन जो भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ओके तो हमने देखा कि अगर जैसे कि प्राइमरी है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही जैसे कि थप्पी लग रही है। ओके जैसे कि ये बेंच, ये हमारा पैड है ऐसा समझो, तो ये जो हमारा राइटिंग पैड है तो ये हमारा एक राइटिंग पैड, फिर उसके ऊपर वैसा ही दूसरा राइटिंग पैड, तो ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे। तो एक के ऊपर एक रखते गए मतलब वो कौन सा है, प्राइमरी वाला। ओके लेकिन अगर सेकेंडरी हुआ तो यहाँ पे बीच में कोई अमाउंट मतलब बीच में कोई हमारा कंपाउंड होगा, क्लोरीन है सपोज तो वो क्लोरीन होगा बीच में, तो ये कार्बन की मेन लाइन और ये दूसरे कार्बन की मेन लाइन के बीच में जो सेंटर लाइन का डिस्टेंस है वो बढ़ गया, करेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, वो बढ़ जाने से जो हमारा वो बढ़ जाने से हमारा जो बीच में वांडरवाल्स बॉन्ड है, ओके अट्रैक्शन बॉन्ड है, वो क्या हो रहा है, उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। उसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो वो तो इजी हो जाएगा फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस केस में डिक्रीज हो रहा है। मतलब प्राइमरी के केस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, ओके तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी दोगे तो मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। ओके लेकिन अगर हमने सेकेंडरी लिया तो बीच में हमारा हेलोजन कंपाउंड होगा, टर्शियरी लिया तो नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा। डन। तो होगा क्या, सपोज ये मैं एक ही ले रहा हूं, सपोज मैं ऐसा एक सेम साइज का कंटेनर लूं, तो अगर प्राइमरी है तो क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर उसके ऊपर भी कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे थप्पी लगी हुई है पूरी, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये कार्बन 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 कार्बन, तो कितने आए, 5 आए सपोज, मान जस्ट फॉर द एजम्पशन 5 आए। ओके लेकिन अगर हम सेकेंडरी ले लेंगे, अगर सेम साइज का कंटेनर ले और सेकेंडरी ले तो क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और सेकेंडरी है ये तो हमने इसमें सेकेंडरी मतलब यही बताना पड़ेगा। ओके क्लोरीन। अब दूसरा लेंगे तो कार्बन 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 और सेकेंडरी मतलब क्लोरीन, लाइक दैट, तो 2 या 3 आएंगे।
ओके, और टर्शरी लिया तो इसमें टर्शरी नहीं बनेगा, 3 कार्बन का, इसलिए 4 कार्बन का लेना पड़ेगा हमें। ओके, लेकिन अगर टर्शरी होता तो टर्शरी होता तो 3 या 2 भी नहीं आते, एक ही आता और कंटेनर फुल हो जाता। मतलब क्या कि वहां पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, थोड़ी एनर्जी दोगे और वो बॉयल हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। मतलब 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 3 डिग्री। 3 डिग्री का सबसे कम, फिर उससे ज्यादा 2 डिग्री का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। सिंपल है, यहां तक हमने डिस्कस किया था। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ भी हमने लास्ट में देखा था। देन से बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। भाई बॉइलिंग पॉइंट जो आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन है, डाइहेलोबेंजीन मतलब बनाते हैं, डाइहेलोबेंजीन मतलब सपोज ये मैंने बेंजीन बनाया, ओके, ये बेंजीन बनाया, डाइहेलो है मतलब सपोज यहाँ क्लोरीन है तो ये ऑर्थो पे क्लोरीन है, फिर ये सपोज मेटा पे क्लोरीन है, और ये सपोज पैरा पे क्लोरीन है। सारे ही सारे डाइहेलो बेंजीन ही है, डाइहेलो 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 ही है सारे। ओके, और बेंजीन है, सारे के सारे डाइहेलो बेंजीन है। सबका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जैसा ही आता है। लेकिन अगर फिर भी तुम बहुत डिटेल में जाना चाह रहे हो, बहुत माइन्यूट चेक करना चाह रहे हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा कंपेयर टू दिस टू। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक कंपाउंड है मतलब देखो एक मिरर जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे इस साइड भी जैसा है वैसा ही इस साइड है, लेकिन वैसा केस यहां पर नहीं है। जैसा इस साइड है वैसा दूसरी साइड नहीं होगा। कहीं से भी तुम आधा पार्ट करो, ऐसे करो तो भी देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, लग रहा है सेम लेकिन सेम नहीं होगा। डन। ओके, बॉन्डिंग अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे सीधा करोगे तो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है? अगेन वैसे ही जैसे अभी हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रखा था, ऐसे थप्पी के जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो तो एक के ऊपर एक ऐसे डाइहेलोबेंजीन 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 वैसे लग गए। लेकिन ये जो डाइहेलो मतलब मेटा पे और ऑर्थो पे अगर होंगे, ये पैरा वाले का बॉइलिंग, ये इतने नजदीक नजदीक है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा अट्रैक्शन है तो ज्यादा फोर्स देंगे, ज्यादा हीट देंगे तब टूटेगा वो, ज्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक नेचर का है, इसलिए कंपेयर टू दी ऑर्थो एंड मेटा डाइहेलोबेंजीन। Done? Okay. So boiling points of the isomeric dihalobenzenes are very nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. Boiling point भी ज्यादा होता है, again melting point भी। अब melting point की यहाँ बात कर रहे हैं, देखो डाइहेलोबेंजीन बॉइलिंग पॉइंट भी अगर ये 3 की बात करें तो इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस टू, और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर बात करें तो इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस टू। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में आएगा वो मेल्टिंग। डन। हाँ चलो, सो आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंचे हम? इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटाइस बेटर एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। मतलब क्रिस्टल लैटाइस में वो अच्छे से, इनकी कंपेयर में अच्छे से इकट्ठा हो जाएंगे, तो उनको ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो मेल्ट होंगे, उनको ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो बॉयल होंगे। डन। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर। देखो ये दिखाए गए हैं, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। सो बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, देखो तो बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट में इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि हम सोच रहे हैं प्रैक्टिकल, ये तो मैंने जो बोला वो थियोरेटिकली बोला, लेकिन ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट 453 केल्विन है, ये 446 मतलब कम हुआ, और ये तो 448 मतलब उससे बड़ा। मतलब कोई भी एक सीक्वेंस नहीं मिल रही है कि कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यहाँ पर थियोरेटिकली क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा भी नहीं है कि डिक्रीजिंग और ऐसा भी नहीं है कि इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। डन। ओके, वहां पे हमें सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देखो तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो मेल्टिंग पॉइंट की होगी वो पैरा की देखो कितनी है, 323, वो हायर मिला कंपेयर टू दिस टू। डन। ओके, तो उसका मतलब हम बोल क्या रहे हैं कि ये दोनों की कंपेयर में, ये दोनों की कंपेयर में जो ये है उसकी, जूमी क्यों लेट आते हो तुम रोज? वो चिराग भी मैं तो स्कूल से ही बाद में निकला था, लेकिन रोज की ही बात है। ऑफिस
4 बार साइकिल से निकल गई है सर, भागता हुआ आया हुआ है, 4 बार उतरी साइकिल से रास्ते में। फिर ये पढ़ाई जा रही है, फिर तुम ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा कि तुम जितना 15 मिनट का चलो वीडियो देख लेते हैं, ऐसा तो कर नहीं रहे होंगे। तो ये पढ़ाई जाती है फिर। हाँ चलो। तो ये हमारा क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट जो पैरा का है, वो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें थियोरेटिकली ज्यादा आना चाहिए, लेकिन मतलब थियोरेटिकल तो ज्यादा आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू से देखें तो वो कुछ ज्यादा कम नहीं, एवरेज वैल्यू सबका सेम जैसा ही दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोलते, बट इनके जितना डिफरेंस तो नहीं है। ये देखो कहाँ 256 249 नजदीक है, ये डायरेक्टली 323। ओके, तो थियोरेटिकली बात करें, तुम्हें ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, तुम्हें तो बोलना है कि हमें तो थियोरेटिकली बात करनी है, प्रैक्टिकली बात नहीं करनी। सो थियोरेटिकली जो हम बोल रहे हैं वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पैरा पोजीशन का ज्यादा होगा कंपेयर टू द ऑर्थो मेटा, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी पैरा पोजीशन का ज्यादा होगा कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा, ड्यू टू दे आर बहुत अच्छे से, मींस दे आर वेरी वेल से लोकलाइज्ड इन द पैरा पोजीशन, सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं इसलिए। डन, क्रिस्टल लैटाइस में अच्छे से उनकी अरेंजमेंट हो जाती है, दैट्स इट। तो हम ये नेचर पढ़ रहे थे, और नेचर में हमने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, उसका नॉर्मल नेचर, जनरल नेचर क्या होता है, मतलब उनका फेज क्या होता है, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड क्या होता है वो, और उनका कलर क्या होता है वो देखा। ओके, सो हमने दो चीजें मेनली बात की, नेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड बात करते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी आए तो डेंसिटी तो हम ऑलरेडी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास का। ओके, वो मॉलिक्यूलर मास के बेस पर ही हम बात करते थे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ होगा या कम हुआ होगा। तो डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी इज नथिंग बट, देखो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ओके, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज नथिंग बट से डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू से मास बाय वॉल्यूम। सो अभी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वही फंडा लगेगा सारा कि अगर कार्बन सारे सेम नंबर ऑफ कार्बन है 3 3 3 3, और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वैसे ज्वाइन किया हुआ है, तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ब्रोमीन का। और अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडीन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे। ओके, तो वैसे ही अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है मतलब डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, उसी हिसाब से तुम लिख सकते हो। देन सो देखो डेंसिटी, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन दैट ऑफ द वाटर। यहाँ पर डेंसिटी तो ज्यादा मिलेगी, वो तो तुम बोल सकते हो, लेकिन हमें कंपेयर भी किया गया है वाटर के साथ। तो देखो ब्रोमो है, आयोडो है, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से अगर तुम ब्रोमो बना रहे हो मतलब ब्रोमो मीथेन बना रहे हो, आयोडो मीथेन बना रहे हो, और पॉलीक्लोरो, पॉलीक्लोरो मतलब एक ही बात नहीं है, कितने भी हो। ओके, से 2,3 डाई क्लोरो मीथेन, मीथेन कैसे बनाओगे, 2,3 बोल रहा हूं तो मीथेन कैसे बनेगा, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ऐसा कुछ। ओके, सो पॉलीक्लोरो, ओके, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के होंगे वो पानी से भी ज्यादा, मतलब आर हेवियर देन दैट ऑफ द वाटर। तो मतलब क्या है, वो नीचे बैठ जाएंगे, उतना ही याद रखो, पानी में इन लोगों को डालोगे तो वो लोग नीचे बैठ जाएंगे, तो वो हेवियर है इसलिए नीचे बैठ जाएंगे। द डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। अगर हम कार्बन एटम्स बढ़ाए, ऑब्वियसली कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा ही है इसलिए तो नीचे बैठ गए वो लोग वाटर की कंपेयर में। ओके, सो कार्बन एटम्स से ज्यादा हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स, तो वही चीज बताई गई है, अगेन वही सेम है, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी टेबल है तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो पहला है प्रोपेन का बनाया गया है, तीनों तीन। तो पहले में क्या है, प्रोपाइल जो है, प्रोपाइल में क्लोरो है, दूसरे में प्रोपाइल में ब्रोमो है, और तीसरे में आयोडो है। तो हमें पता ही है कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थियोरेटिकली। तो देखो डेंसिटी इसकी कितनी है 1.7, फिर ब्रोमीन की कितनी है 1.3, और क्लोरीन की कितनी है 0.84। डन, तो मैच कर रहा है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। डन, ओके। अभी फ्लोरीन लिया होता तो और भी कम होता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जाओ तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। ओके, कंपाउंड भी यहाँ पे बताए गए हैं, ये कंपाउंड होंगे तो भी उनकी डेंसिटी
कंपेयर की गई है, दैट्स इट। नया कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ तुम्हें एक ही पॉइंट लिखना है क्या, कि ब्रोमो और से आयोडो एंड पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो वाटर से भी ज्यादा हेवियर है, दैट्स इट। और तुम्हें इतना ही लिखना है कि द डेंसिटी ऑफ द हेलो अल्केन्स increases in the case of say फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रखे हुए हैं तो। मतलब दूसरा एक सेंटेंस भी तुम एडिशनली लिख सकते हो, एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज द डेंसिटी विल इंक्रीज। तो 3 सेंटेंस लिख दो, वाटर वाला, ये वाला और दिस लास्ट वन। डन, ओके। तो उसी में छोटा सा टॉपिक आ गया हमारा। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज में फोर्थ एंड लास्ट वन, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या? सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी मतलब कैसे वो डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर हेलो एल्केन्स तुमने डाल दिए पानी में, ओके, तो पानी में वो डिसॉल्व होंगे या नहीं? ओके, तो जनरली नहीं होंगे। ओके, जनरली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पानी में ऑलरेडी क्या होता है, देखो चलो पढ़ते पढ़ते ही समझते हैं। हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, वेरी स्लाइटली, मतलब तुम बोल दो नेग्लिजिबल। ओके, उतने ही सॉल्युबल होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो एल्केन्स इन वाटर, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between the water molecules। मतलब कि सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें पूरा का पूरा हेलो एल्केन्स है, और ये मेरे पास वाटर है जिसमें H2O है, दूसरा भी H2O है, यहाँ भी H2O है, सब जगह H2O ही है। ओके, अब मैं इसको इसमें डालूंगा, क्यों? मुझे डिसॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो ये RX है, तो ये एक RX का कंपाउंड और ये दूसरा RX के कंपाउंड के बीच में भी बॉन्डिंग होगी। 2 मॉलिक्यूल है RS के, सपोज क्लोरोमीथेन है, दूसरा भी क्लोरोमीथेन, तो उनके बीच में भी तो बॉन्डिंग होगी क्लोरोमीथेन के बीच में। तो पहले तो उनको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सपोज 2 है तो 2 में से उनको टूट के पहले तो एक RX बनना पड़ेगा। डन, एक RX बन गया। और यहां पर भी ये H2O के बीच में भी हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, H+ एंड OH-, और ये H+ दूसरे के OH- के साथ वापस बॉन्डिंग कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखा था ना हमने वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में भी वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स तो है ही, जो यहाँ पे था वो जो उन्होंने तोड़ा। ओके, वैसे यहाँ पर भी वांडरवाल्स कौन सा है, वीक है। वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वीक फोर्स है। भले ही वीक हो लेकिन हो तो होगा तो सही। तो वो अट्रैक्शन इनके बीच में भी होगा, तो पहले उनको वो भी तोड़ना है। एडिशनली इनके पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। ओके, मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना है, वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स भी ओवरकम करना है। उसके बाद यहां से एक H2O सपोज बाहर निकले। ओके, और फिर जाके ये इसके साथ RX के साथ जुड़ा, और जुड़ा मतलब हम बोलेंगे कि डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होना मतलब जुड़ना पड़ेगा। डिसॉल्व ही नहीं हुए तो मतलब अलग ही रहे तो फिर नीचे जाके बैठ जाओ। पानी में सैंड डाल दी, वैसे तो पानी में सैंड डाल दी तो मतलब क्या, वो पानी H+ या OH- के साथ सैंड के पार्टिकल्स मिक्स ही नहीं हो पाए, तो नीचे जाके बैठ गए। ओके, तो कनेक्शन तो बनना ही चाहिए। डन। तो ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, बन सकता है, बट बहुत कम बनता है, और हमें गर्मी देनी पड़ेगी इनको, हीट, ये बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना है, वांडरवाल्स फोर्स को भी ओवरकम करना है, अट्रैक्शन फोर्स को। तो ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो लोग डिसॉल्व होंगे, वो भी थोड़े से। डन। ओके, लेकिन तो फिर अभी डिसॉल्व करना है हेलो एल्केन्स को, तो कहां डिसॉल्व करें? तो करो हमारे भाई, मतलब सेम में करो तो हो जाएगा। हेलो एल्केन्स है, तो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही तुम अगर डिसॉल्व करोगे, तुमने बेंजीन ले लिया, तुमने टॉल्यूइन ले लिया, तुमने एसीटोन ले लिया। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हम वाटर को ही लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो बेंजीन है, टॉल्यूइन है, एसीटोन है, ये हम जनरली यूज करते हैं सारे। ओके, तो उनमें अगर तुम्हें ये हेलो एल्केन्स है, मेरे पास से अल्काइल हैलाइड है, कोई भी है, ओके, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड को मुझे डिसॉल्व करना है, तो मैं किस में करूंगा, से बेंजीन में कर दिया, टॉल्यूइन में कर दिया, एसीटोन में कर दिया। डन।
ओके, वहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बेंजीन है, वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला केस आता ही नहीं है। यस। तो इजीली, मतलब वहां पर भी होगा तो सही ही, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, वंडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स तो वहीं पे भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी नहीं। ओके, तो तुम कुछ भी हीट भी नहीं करोगे तो भी वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। डन? ओके, पानी के साथ होगा नहीं, पानी के साथ नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना हमारा हेलो एल्केन्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल कहाँ डालेंगे वो लोग? थम्स अप में डालेंगे, स्प्राइट में डालेंगे, और फिर लास्ट में पानी में भी डालते जो डालते हैं, जो पीते हैं उनकी बात है, तो छोड़ो चलो। हाँ, सो द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली soluble in water. In order to dissolve haloalkanes in water, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between the water molecules. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkanes. देखो फिर से पढ़ो, less energy is released, कम एनर्जी रिलीज हो रही है when new attractions are set up between the haloalkanes. मतलब ये RH जो है वो ये H2O के साथ जुड़ेगा, तो जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, और बॉन्ड टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, सो ये जब मिलेंगे तो एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए वो कम ही मिक्सिंग हो पाते हैं। तो वही बोल रहे हैं, लेस एनर्जी इज रिलीज when new attraction मतलब कौन? ये RX और H2O नया अट्रैक्शन है, वो RX ही था सब कुछ, ये H2O ही था, लेकिन इसको इसमें डालेंगे तो अब नया है ना कंपाउंड, तो जब न्यू अट्रैक्शन इसलिए बोला है। So less energy is released when new attractions are set up between the haloalkanes and the water molecules, as these are not strong as original hydrogen bonds in water. That's it. As a result, the solubility of haloalkanes in water is low. Okay. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attraction between the haloalkanes and the solvent molecules have much same strength as the ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules. क्या लिखा है इतना लंबा चौड़ा? ये लिखा है कि इसमें अगर डालेंगे तो ये RX और मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये RX और H2O जब इकट्ठा होंगे तो बहुत ही लेस एनर्जी रिलीज होगी। जब ये इकट्ठा होंगे तो बहुत ही लेस एनर्जी रिलीज होगी। लेस एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब क्या? बहुत ही ऐसे वीक वाला बॉन्ड बना हुआ है, तभी तो अभी उनको वीक थोड़ी एनर्जी निकली और बॉन्ड बना, मतलब थोड़ी एनर्जी दोगे और बॉन्ड टूटेगा। वही क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी पढ़े थे ना 11th में, वही जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना बॉन्ड भी पक्का, फिर उतनी ज्यादा एनर्जी फिर से दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं। इनपुट वैसा आउटपुट, तो बनने के टाइम पे जितनी एनर्जी निकली थी तोड़ने के टाइम पे भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे ज्यादा। उससे कम दोगे तो होगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी निकल रही है। बहुत ही कम मतलब क्या? बहुत ही कम अगर मिलेगी ना तो वापस वो लोग टूट जाएंगे। तो दे आर नॉट दैट मच डिजॉल्व, वेरी लेस डिजॉल्व, ऐसे बोला है ना, सॉल्युबिलिटी उनकी कम है। लेकिन अगर ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन, टोल्यूइन, एसीटोन, वैसे कोई सॉल्वेंट में अगर इनको डिसॉल्व किया हेलो एल्केन्स को, तो क्या बोल रहे हैं ये लंबा चौड़ा सेंटेंस में क्या बोला लास्ट में कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, देखो ये बनने के लिए कौन कौन से बॉन्ड टूटे? ये RX के बीच का बॉन्ड टूटा, यहां पर भी H2O के बीच का बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटा, तब जाके ये हुआ। डन। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये अभी जो RX के बीच में बॉन्ड था ना जो टूटा में हम बोल रहे हैं, तो बॉन्ड जो था वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी, अब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तुमने उसको डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब सपोज मैंने डाल दिया टोल्यूइन में डाल दिया, ओके, सो RX है और दूसरा क्या है मेरे पास, टोल्यूइन, ओके, तो इनमें डाल दिया अगर, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, ये दोनों के बीच में भी अभी बॉन्ड तो बनेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा ना उसकी स्ट्रेंथ, ये RX के बीच में जो स्ट्रेंथ थी ना
उतनी ही उसके जैसी ही है, सेम जैसी ही है, मतलब उससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम, हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट से, ये बोलना चाह रहे हैं। ये जब बॉन्ड टूटा था RX के बीच में, तब इनके बीच की जो स्ट्रेंथ थी, अगर उसको डिसॉल्व करे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो इनके बीच में भी बॉन्डिंग होगी। वो जो बॉन्डिंग होगी ना, तो वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना, वो यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी उसके जितनी ही होगी, ये बोल रहे हैं। अभी फिर से पढ़ता हूं, अभी वहां ध्यान दो। देखो क्या बोल रहे हैं, however haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because new intermolecular attraction, ये नया intermolecular attraction है between the haloalkanes and solvent molecule, ये solvent molecule है और ये haloalkanes है, have much the same strength, इनके बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा as the ones being broken, ये जो था जिसको हमने तोड़ा, being broken in the separate haloalkane, ये haloalkane जो था उसको जो हमने तोड़ा, and solvent molecule, मतलब solvent molecule, ये RX के बीच में जो बॉन्ड है, ये टॉल्यूइन जहां से लेके आए तो वो पूरे कंटेनर में टॉल्यूइन सब जगह टॉल्यूइन पड़ा हुआ है, तो उनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये RX वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसको अंदर डाला और डिसॉल्व कर दिया, और तब जो उनके बीच में बना हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ सेम जैसा ही है, सेम जैसा है, तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर सेम जैसा नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम या बहुत ज्यादा है, ओके, तो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। और बहुत ज्यादा है तो वो भी जाए, बहुत कम है तो नहीं होगा। बहुत कम है मतलब क्या, ये हमने बोला ना, लेस एनर्जी। लेस एनर्जी मतलब क्या, कि बॉन्ड वीक है, थोड़ी एनर्जी फिर से मिलेगी और बॉन्ड टूट जाएगा, वो वापस नीचे बैठ जाएगा, डिसॉल्व हुआ ही नहीं। फिर पहले लगा डिसॉल्व हुआ नहीं, कई ऐसे होते हैं ना सॉल्यूट सॉल्वेंट के, पहले हम ऐसे डालेंगे, हिलाएंगे, जैसे कि तुम ऐसे इसको डाल दो, कैसे ऑयल और वाटर डाल दो, तो ऑयल और वाटर को ऐसे चम्मच से ऐसे हिलाओगे, तुम्हें लगेगा हाँ देखो सब बोल रहे थे मिक्स नहीं होता है, मैंने मिक्स कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद जाके ऐसे देखोगे, अरे ये तो दोनों वापस अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो मिक्स करके बॉन्ड बना था ना, वो बॉन्ड वीक था। ऑटोमेटिकली थोड़ी ही एटमॉस्फेयर में से ही एनर्जी लेके वो लोग बॉन्ड फिर से तोड़ देंगे और अपना अपना बॉन्ड फिर से बना लेंगे, ऑयल का ऑयल के साथ, H2O का H2O के साथ। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, तो ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखी, उसका नेचर, जनरल नेचर कैसा होता है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें ज्यादा तो डिस्कस किया हमने बॉइलिंग पॉइंट। डन? ओके, वो सब जगह बढ़ता है। 3 सेंटेंस लिखने हैं, 3 केस है बॉइलिंग पॉइंट में। एक, कार्बन सेम रह रहे हो, तुम हेलोजन चेंज कर रहे हो। दूसरा, हेलोजन सेम रह रहा है लेकिन कार्बन इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो। तीसरा, वो दोनों में बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, एक ही जगह पे कम होता है। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे भी कम टर्शरी का। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वेरी वीक है, इसलिए। डन? एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने देखा किसका, कि से डाइहेलोबेंजीन की बात की। तो डाइहेलोबेंजीन में मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है सबके बीच में। फिर भी जो पैरा डाइहेलोबेंजीन है, कौन सा? पैरा डाइहेलोबेंजीन है, उसकी कंपैरिजन, मतलब पैरा डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द मेटा एंड ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अगेन वही, उसका लेटेस्ट क्रिस्टल में उसकी अरेंजमेंट्स वैसे होती है कि उसके बीच में उसके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी मतलब ज्यादा टेम्परेचर आएगा। सो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किसमें? पैरा केस में। और एक सेंटेंस लिख देना है, दे हैव सिमेट्रिकल कंपाउंड। वो जो पैरा है वो क्या है? सिमेट्रिकल नेचर का है, दैट्स व्हाई। डन? तो वो हमने वहां पर देखा मेल्टिंग में। एंड लास्ट, और उसके बाद देखा डेंसिटी। डेंसिटी का केस तो हमने जो मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा वैसे ही है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। एक केस वहां लिखना है क्या, कि वाटर से भी ज्यादा हेवियर है। जो हमारे हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स है, वो कंपाउंड्स वाटर से भी, मतलब जो ब्रोमो, आयोडो, ओके, और पोलीक्लोरो वाले, ओके, तो वो सारे जो है वो वाटर से भी ज्यादा हैवियर है, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। और अगर मास बढ़ा, मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़े, तो उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ, तो और हैवी हो जाएंगे, तो ऊपर आने के चांसेस ही नहीं है।
डन। ओके, वही चीज लिखनी है। और सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी मतलब पहले बताओ कि वाटर में सॉल्युबल बहुत कम है, वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, Rx और H2O के बीच में जो एनर्जी बॉन्ड बन रहा है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है। सो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल और से डिसॉल्व इन वाटर, बट दे आर गुड सॉल्युबल। ओके, अच्छे सॉल्युबिलिटी है उनकी, solubility is good when they are dissolved in the organic solvent like toluene, acetone और से बेंजीन। ओके, वो क्यों? क्योंकि जब वो लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब वो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी, मतलब वो सब तुम्हें वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज सेम एज दैट ऑफ दी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी पहले तोड़ने से पहले, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो सेम जैसी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ मिल रही है। वेरेज यहाँ पर वीक बॉन्ड मिल रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? वीक है। ओके, लेकिन वहां पे सेम जैसा ही मिल रहा है तो वहां पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। मतलब सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, दैट्स इट। तो अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फिर डिसॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही चाहिए। वाटर में होगा लेकिन बहुत कम। डन। तो ये हमने चार चीजें देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अंडरस्टूड? ओके।